वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हमने 2-3 वीडियो बना लिए थे प्रकाश संश्लेषण के ऊपर। 2 वीडियो तो हमने क्या है प्रकाश संश्लेषण की हिस्ट्री के बारे में बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की जो इतिहास है उसके बारे में बताया था कि किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण का विकास हुआ है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसका विकास हुआ है ठीक वर्तमान में। अब नेक्स्ट उसके बाद हम बात कर रहे थे कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसका क्रिया स्थल क्या होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया पादपों के अंदर किस जगह पर संपन्न होती है, उसके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट उसके बाद में हमने बात की थी कि प्रकाश संश्लेषण में जो वर्णक भाग लेते हैं, पिगमेंट्स भाग लेते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। इससे पहले वाले पहले वाले वीडियो के अंदर हमने क्या कहा कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उस क्रिया के अंदर पादपों के अंदर जो पाए जाने वाले जो वर्णक होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से पिगमेंट्स जो होते हैं वो भाग लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर, उनके बारे में डिस्कस किया था हमने। तो आज हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश का यूज होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर जो प्रकाश अवशोषित होता है उस प्रकाश की जो नेचर होती है, प्रकृति होती है, वो किस प्रकार की होती है। सूर्य से आने वाला प्रकाश जो होता है क्या वो सारा प्रकाश अवशोषित होता है या उसका कुछ भाग अवशोषित होता है। तो हम बता देते हैं आपको प्रकाश एक्चुअली क्या होता है। जो सूर्य से आने वाली जो रेज होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। तो यहाँ पर ये देखते हैं हम दृश्यमान भाग हो जाता है। प्रकाश जो है एक दृश्यमान भाग है और उस दृश्यमान भाग को बोलते हैं हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम। इस विजिबल स्पेक्ट्रम को ही क्या करते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अवशोषित करते हैं। इस अवशोषित प्रकाश की सहायता से क्या करते हैं वो सनलाइट को, यानी कि हम कह सकते हैं सन एनर्जी को, सूर्य की ऊर्जा को क्या करते हैं वो रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं और जिसकी सहायता से वो कार्बनिक खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हम बता रहे थे आपको। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकाश जो है हमारे पास वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। किसके रूप में संचरण करता है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिक वेव, इसके रूप में क्या करता है ये ट्रांसफर होता है, मूव करता है। अब देखिएगा जब तरंग आती है तो हमारे पास एक बात आती है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ आता है। क्या आता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ के द्वारा क्या करते हैं प्रकाश की नेचर का पता लगाते हैं हम। वेवलेंथ एक्चुअली क्या होता है, हम उस वेवलेंथ को समझने से पहले ये देखेंगे जो प्रकाश होता है वो किसके रूप में संचरण करता है? तरंग के रूप में। किसके रूप में संचरण कर रहा है? तरंग। और तरंग को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस प्रकार। ये हमारे पास तरंग है, ठीक है। तो यहाँ ये जो प्रकाश मूव कर रहा है किसके रूप में संचरण कर रहा है? तरंग के रूप में। यहाँ 2 पॉइंट्स हमारे पास। इस डायग्राम के थ्रू हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि जो ये जो डायग्राम है हमारे पास, यहाँ पर ये जो पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये मिड लाइन है जिसके इर्द गिर्द क्या है तरंग ऊपर और नीचे जा रही है, उच्चिष्ट बिंदु पर निम्निष्ट बिंदु पर जा रही है। तो हम यहाँ पर ये जो है इसे उच्चिष्ट बिंदु कहते हैं, ठीक है, और ये से कहते हैं निम्निष्ट बिंदु, यानी कि शिखर बोलते हैं इसको। ये इसको क्या बोलते हैं? शिखर, या हम कह सकते हैं उच्चिष्ट बिंदु कह सकते हैं। तो 2 जो शिखर होते हैं, 2 शिखर, यानी कि तरंग पर जब प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है तो उस दौरान 2 शिखर के मध्य की जो दूरी होती है, 2 शिखर के मध्य की जो दूरी होती है उस दूरी को कहते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या कहेंगे इसको? तरंग दैर्ध्य। इसे लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्बडा से। अब 2 निम्निष्ट जो है, निम्निष्ट बिंदु, ये निम्निष्ट बिंदु है, इनके बीच की दूरी जो होती है इसे भी हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। निम्निष्टों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम? 2 निम्निष्ट, 2 क्रमागत उच्चिष्ट बिंदुओं के बीच की दूरी, या 2 क्रमागत क्रमागत मतलब क्रम से एक के बाद दूसरा के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को क्या कहते हैं हम? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या बोल देंगे? तरंग दैर्ध्य। बोले तो वेवलेंथ बोलते हैं। अब वेवलेंथ क्यों समझाया मैंने आपको? हम प्रकाश की नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश की नेचर को हम किससे रिलेट करते हैं? तरंग दैर्ध्य। प्रकाश का एक गुण होता है तरंग दैर्ध्य। प्रकाश की एक निश्चित तरंग दैर्ध्य होती है,
अलग अलग प्रकाश की अलग अलग तरंग दैर्ध्य होती है, ये हम कह सकते हैं। तरंग दैर्ध्य जो होती है ना वो ऊर्जा से संबंधित होती है, तो तरंग दैर्ध्य का मान जो होता है ऊर्जा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकाश जो है उसमें क्या पाया जाता है, ऊर्जा पाई जाती है, ऊर्जा मतलब एनर्जी पाई जाती है, और वो एनर्जी जो है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा, और अगर तरंग दैर्ध्य का मान कम हो रहा है तो ऊर्जा का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो तरंग दैर्ध्य होता है लैम्बडा जो होता है, तरंग दैर्ध्य लैम्बडा ऊर्जा का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि हम ये कह सकते हैं ई व्युत्क्रमानुपाती 1 लैम्बडा, ई व्युत्क्रमानुपाती लैम्बडा तरंग दैर्ध्य। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर तरंग दैर्ध्य का मान ज़्यादा होगा तो ऊर्जा का मान क्या होगा, कम, और अगर तरंग दैर्ध्य का मान कम होगा तो ऊर्जा का मान क्या होगा, ज़्यादा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं एक तरंग दैर्ध्य के लिए उच्च तरंग दैर्ध्य युक्त प्रकाश की ऊर्जा ज़्यादा, जबकि निम्न तरंग दैर्ध्य प्रकाश की ऊर्जा कम होती है, ये कह सकते हैं हम। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो एनर्जी है वो एनर्जी व्युत्क्रमानुपाती क्या होती है, लैम्बडा। एनर्जी व्युत्क्रमानुपाती क्या होती है, लैम्बडा। अब यहाँ हम ये देखते हैं जो प्रकाश होता है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है उसका वह भाग जो कि पौधों द्वारा अवशोषित होता है, पौधों द्वारा क्या होता है, अवशोषित होता है, वो अवशोषित भाग क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण यानी कि PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं इसको। यानी कि पौधों द्वारा प्रकाश का वह भाग जो अवशोषित होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है, उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। और ये जो सक्रिय विकिरण होता है ये दृश्यमान विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम का भाग होता है। किसका भाग होता है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम का भाग। अब हम देखते हैं यहाँ पर देखिएगा प्रकाश जो होता है वो दृश्यमान भाग होता है। प्रकाश क्या होता है, दृश्यमान भाग। प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। 10वीं में हमने बताया था आपको कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम क्या है, वस्तुओं को देखते हैं। अगर दुनिया में प्रकाश ना हो तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते, ठीक है। यहाँ हमने कहा कि भाई प्रकाश जो है विद्युत चुंबक के तरंग के रूप में संचरण करता है, यानी कि विद्युत चुंबक के तरंग के रूप में इसकी नेचर होती है। इसका एक निश्चित तरंग दैर्ध्य होता है, वो तरंग दैर्ध्य होता है वो ऊर्जा का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि उच्च तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, जबकि निम्न तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। यहाँ पर हम दृश्यमान वर्णक्रम के बारे में बात कर रहे हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में बात करें तो विजिबल स्पेक्ट्रम की जो तरंग दैर्ध्य का मान जो होता है वो कितना होता है, 390 से 760 नैनोमीटर होता है। 390 से 760 नैनोमीटर होता है। किसका मान, लैम्बडा का मान है ये। किसका मान है ये, लैम्बडा का मान है, यानी तरंग दैर्ध्य का मान है। अब ये जो दृश्यमान वर्णक्रम है इसके अंदर कितने रंग पाए जाते हैं, 7 रंग पाए जाते हैं। कितने रंग पाए जाते हैं, 7। और वो जो 7 रंग है वो है VIBGYOR, विग्यो, यानी कि हम कह सकते हैं वायलेट, बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये क्या है हमारे पास, दृश्यमान वर्णक्रम के 7 रंग है। अब इनमें जो ये जो हमारे पास दो कलर दिखाई दे रहे हैं, एक तो है वायलेट और एक है हमारे पास रेड। ये जो कलर है हमारे पास, रंग है, वर्ण है, इनमें देखते हैं हम यहाँ पर जो ये जो तरंग दैर्ध्य है इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है ये तो कैसी होती है, तरंग दैर्ध्य कम। इसकी तरंग दैर्ध्य कैसी होती है, बैंगनी की तो क्या होती है, बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है, कम होता है।
और रेड प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है उसका मान क्या होता है? अधिक। इसके लिए हमने बताया था आपको कि रेड जो तरंग दैर्ध्य रेड प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य का मान कैसा कितना होता है? 660 से लेकर 780 नैनोमीटर के मध्य होता है। ठीक, किसके लिए ये? रेड लाइट के लिए, रेड प्रकाश के लिए। अब आगे हम बात करें, अगर इससे ज्यादा अगर तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है तो उसे क्या कहेंगे हम? अवरक्त प्रकाश। क्या कहेंगे हम? अवरक्त प्रकाश कहेंगे, अवरक्त प्रकाश। यानी कि वह प्रकाश जिसकी तरंग दैर्ध्य का मान 780 नैनोमीटर से अधिक होता है वो प्रकाश क्या कहलाता है? अवरक्त। इंफ्रारेड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड, IR बोलते हैं। अब ये जो इंफ्रारेड होता है ना, इसकी जो ऊर्जा का मान क्या होता है? कम होता है। अवरक्त प्रकाश की ऊर्जा का मान क्या होता है? कम, क्योंकि हमने क्या बताया अभी कि तरंग दैर्ध्य का मान ज्यादा होगा तो ऊर्जा का मान क्या होगा? कम। अब ये जो कम ऊर्जा युक्त जो विकिरण होती है इन्हें कहते हैं रेडियो विकिरण या रेडियो किरणें कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रेडियो किरणें कहते हैं। ठीक है, ये बहुत निम्न ऊर्जा वाली किरणें हैं जिनमें ऊर्जा की मात्रा या जो कम ऊर्जा वाली होती हैं और जिनका तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है? अधिक होता है। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं बैंगनी रंग। बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य का मान है वो है 390 से लेकर 430। 390 से लेकर कितने हैं? 430। अब यहाँ ये जो नैनोमीटर है इसका मान क्या हो रहा है हमारे पास? ये तरंग दैर्ध्य का मान क्या है यहाँ पर? बैंगनी के लिए क्या है? कम। और इस प्रकार का जो प्रकाश होता है वो कैसा है? बैंगनी प्रकाश है। आगे चलकर देखते हैं हम यहाँ पर, अगर इससे भी कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश हो, किससे? 390 से नीचे वाला नैनोमीटर वाला तो प्रकाश हो तो वो क्या कहलाएगा? पराबैंगनी। क्या कहलाएगा? पराबैंगनी। इसे बोलते हैं अपन पराबैंगनी को क्या बोलते हैं? UV, अल्ट्रावायलेट। क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट, UV। अल्ट्रावायलेट सोनोग्राफी जो होती है ना, सोनोग्राफी के अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेज ही डाली जाती हैं जिससे सोनोग्राफी होती है, तो यहाँ पर ये सोनोग्राफी वाली रेज जो होती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, अधिक ऊर्जा वाली होती है। अधिक ऊर्जा वाली क्यों होती है? क्योंकि इनका तरंग दैर्ध्य का मान क्या है? कम। भाई तरंग दैर्ध्य का मतलब ये हमारे पास ये है, एक तो ये प्रकाश है हमारे पास और एक हमारे पास क्या है? ये प्रकाश है। तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य का मान क्या है? कम, और यहाँ पर तरंग दैर्ध्य का मान क्या है? ज्यादा। तो ये तो क्या है? अधिक ऊर्जा वाली, और ये क्या है? कम ऊर्जा वाली। क्यों कम ऊर्जा वाली है? इनका तरंग दैर्ध्य क्या है? ज्यादा, और इनका तरंग दैर्ध्य क्या है? कम। ठीक है, तो थोड़ा सा फिजिक्स में एंटर कर रहे थे हम, बाकी बायोलॉजी के बिहाफ पर हमारे पास यही है कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो प्रकाश होता है उसकी नेचर क्या होती है, किस प्रकार का वो तरंग दैर्ध्य होता है, किस प्रकार की वो किरणें होती हैं। ठीक है, और यहाँ इतना हमने पढ़ लिया कि भाई अगर बैंगनी प्रकाश से कम, अगर बैंगनी प्रकाश से कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है तो उस प्रकाश को हम क्या कहेंगे? पराबैंगनी कहेंगे। क्या बोलेंगे? पराबैंगनी। और अगर लाल प्रकाश से अधिक तरंग दैर्ध्य वाला कोई प्रकाश है तो उसे क्या कहेंगे? हम अवरक्त प्रकाश कहेंगे, इंफ्रारेड कहेंगे। इंफ्रारेड की जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो क्या होती है? कम, जबकि पराबैंगनी की ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा। अब इनको हम दो नाम और देते हैं। अवरक्त प्रकाश किरणों को क्या कहते हैं? हम रेडियो वेव्स भी कहते हैं या रेडियो रेज भी कहते हैं, रेडियो किरणें भी कहते हैं। और पराबैंगनी को क्या कहते हैं? कॉस्मिक रेज। क्या बोलेंगे इनको? कॉस्मिक जो किरणें होती हैं उनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, जबकि रेडियो वेव्स की ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। आगे बात करते हैं, प्रकाश में क्या होता है? एनर्जी के पैकेट्स पाए जाते हैं। प्रकाश जो होता है, प्रकाश किरण होती हैं, उनमें क्या होता है? एनर्जी का क्या होता है? पैकेट्स होता है। एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी के बंडल होते हैं। उन एनर्जी पैकेट्स को क्या बोलते हैं? क्वांटम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्वांटम। यानी कि हम ये कह सकते हैं प्रकाश का जो एक तरह से एनर्जी पैकेट्स है वो क्या कहलाएगा? क्वांटम। अब आगे बात करते हैं हम क्वांटम यील्ड की। क्वांटम यील्ड क्या होता है? प्रकाश जो अवशोषित होता है वो किसके रूप में अवशोषित होता है? क्वांटम के रूप में। और एक क्वांटम से जितनी O2 निष्कासित होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, दोबारा बोल रहा हूं मैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान एक क्वांटम प्रकाश अवशोषित करने पर जितनी ऑक्सीजन की मात्रा निकलेगी या जितने ऑक्सीजन के अणु निकलेंगे उसे कहते हैं क्वांटम यील्ड। यानी कि हम कह सकते हैं मुक्त O2 अणुओं की संख्या। कब? जब प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये कैसे निकलेगा?
जब प्रकाश अवशोषित होगा यानी कि क्वांटम अवशोषित होगा, क्वांटम अवशोषित होगा तो उसके कारण क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन अणुओं का निष्कासन होगा और उन ऑक्सीजन अणुओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, क्वांटम यील्ड कहते हैं, क्वांटम लब्धि, क्वांटम लब्धि, क्वांटम लब्धि, क्वांटम लब्धि कहते हैं, क्वांटम यील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म से पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि क्वांटम यील्ड क्या है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान प्रत्येक क्वांटम अणु के अवशोषित होने पर मुक्त होने वाले O2 अणुओं की संख्या, प्रत्येक क्वांटम अणुओं के अवशोषित होने पर मुक्त होने वाले O2 अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, क्वांटम यील्ड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर हमने प्रकाश को देखा कि भाई प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ये होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं 390 से लेकर 780, 390 से लेकर 780 नैनोमीटर जो है, ये जो वाला प्रकाश है, ये प्रकाश क्या होता है, विजिबल स्पेक्ट्रा का प्रकाश होता है, विजिबल स्पेक्ट्रा, विजिबल स्पेक्ट्रा का प्रकाश है। इसमें से जो PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR, उसका मान होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। कितना होता है, 400 नैनोमीटर से। ये तो है हमारे पास दृश्य प्रकाश जिससे हम देखते हैं। अब इस दृश्य प्रकाश का वह भाग जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सर्वाधिक उपयोगी होता है, उसका मान क्या है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, और इसे ही कहते हैं फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण के नाम से जाना जाता है। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कि PAR का मान कितना है, तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच। अगर आपसे पूछा जाए दृश्य प्रकाश का मान कितना है, दृश्यमान प्रकाश का मान कितना है, तो वो क्या होगा, 390 से लेकर 780 नैनोमीटर। अब 780 से ऊपर का जो प्रकाश होगा वो कहलाएगा अवरक्त, और 390 से नीचे वाला तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश कहलाएगा पराबैंगनी। 780 से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, तरंगदैर्ध्य का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, तो प्रकाश का ऊर्जा का मान क्या होगा, कम। और इधर हम तरंगदैर्ध्य का मान क्या होता है, कम, तो ऊर्जा का मान क्या होता है, ज्यादा। यहाँ इससे ज्यादा जा रहे हैं तो उनको कहते हैं रेडियो वेव्स, क्या बोलेंगे, रेडियो वेव्स। और इससे कम जा रही है तो उनको बोलते हैं कॉस्मिक रेज, क्या बोलेंगे, कॉस्मिक रेज। तो यहाँ हमने ये बताया कि जो प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण है PAR है, जो कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में पाया जा रहा है, वहां पर रेड और ब्लू जो प्रकाश होता है, रेड और ब्लू, रेड ब्लू प्रकाश क्या होगा हमारे पास, विग ब्योर देखेगा यहाँ पर, ये ब्लू प्रकाश है और ये रेड है। इन दोनों प्रकाश के अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो मैक्सिमम होती है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, सर्वाधिक होती है। किस प्रकाश में, ब्लू प्रकाश में और रेड प्रकाश में, ठीक। और जीरो जो दर होती है ना, वो होती है हमारे पास ग्रीन प्रकाश के अंदर। ग्रीन जो विजिबल स्पेक्ट्रा का, या हम कह सकते हैं PAR का जो ग्रीन प्रकाश क्षेत्र है, वो क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर कैसी होती है, शून्य होती है, जीरो होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो फैक्ट है, हमारे पास रेड ब्लू में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की दर होती है, जबकि ग्रीन में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर कैसी होती है, शून्य होती है। तो इस प्रकार हमने आपको नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया, और ये नेचर ऑफ लाइट जो है इसको हमने किससे रिलेट किया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से रिलेट किया है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण जो क्रियाविधि है, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस वीडियो के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि उसमें हमने आपको प्रकाश संश्लेषण की एक समीकरण बताई थी, और वो समीकरण क्या थी, CO2 प्लस H2O C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2, ये बताया था हमने। और इतना भी बताया था बैलेंस के लिए हमने यहाँ 6 CO2 डाले थे, यहाँ 12 H2O डाले थे, और यहाँ 6 H2O और यहाँ 6 ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन इमिट की थी, उत्सर्जित की थी हमने, ठीक। और ऊपर हमने बताया था सनलाइट बताया था, और यहाँ नीचे हमने बताया था क्लोरोफिल, क्या बताया था, क्लोरोफिल बताया था।
तो इस प्रकार एक हमने प्रकाश संश्लेषण की जो रासायनिक समीकरण है उसको दर्शाया था। तो हमने ये भी बताया था कि ये जो CO2 है ये किससे ली जाती है, एयर से ली जाती है, वायुमंडल से लिया जाती है। किससे लिया जाती है, वायुमंडल से ली जाती है। H2 जो है ये किससे लिया जाता है, H2O ये किससे लिया जाता है, मृदा से लिया जाता था, मृदा से अवशोषित किया जा रहा था। ये कार्बनिक खाद्य पदार्थ था। कार्बनिक खाद्य पदार्थ, कौन सा कार्बनिक खाद्य पदार्थ है ये, कार्बोहाइड्रेट रूपी, कौन सा है ये, कार्बोहाइड्रेट रूपी, ग्लूकोज रूपी कार्बनिक खाद्य पदार्थ है। और ये जो हमारे पास है ये इंपॉर्टेंट बात है, ऑक्सीजन। क्या है ये, ऑक्सीजन, ठीक है। और कुछ मात्रा में जलवाष्प जल के रूप में भी निकलता है, जलवाष्प के रूप में निकलता है यहाँ पर। तो ये हम बता रहे थे कि जो प्रकाश संश्लेषण की है जो क्रिया विधि है वो किसकी उपस्थिति में होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए हमने क्या कहा था, सूर्य के प्रकाश के कहा था। अब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, इसके दो भाग हैं। इसके कितने भाग हैं, दो भाग हैं। इसको दो भागों में डिवाइड किया है इस क्रिया विधि को। एक तो बात की हमने प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया जिसे हमने लाइट रिएक्शन कहा। क्या कहा, लाइट रिएक्शन, ठीक। और एक हमने बताया थी आपको अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसे हमने क्या कहा था, डार्क रिएक्शन। क्या बोला इसको हमने, डार्क रिएक्शन, ठीक। अब इस टॉपिक के अंदर, क्रिया विधि के अंदर हम इनके बारे में हवाला कर, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है, इसमें किस प्रकार क्या है, जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा होती है उस सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को मध्यवर्ती ऊर्जा उत्पादों में बदला जाता है, यानी स्वांगीकरण शक्ति में बदला जाता है। वो स्वांगीकरण शक्ति या मध्यवर्ती ऊर्जा उत्पाद होते हैं, उन्हीं की सहायता से अप्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान, कौन सी अभिक्रिया के दौरान, अप्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान CO2 जो होता है उसका क्या किया जाता है, अपचयन किया जाता है। और CO2 के अपचयन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का। हमने ये भी बताया था, आपको याद आ रहा हो तो, कि ये जो अभिक्रिया है कैसी है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पर जल जो है, जल, इस जल का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन। जल का ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निष्कासित हो रही है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा था, यहाँ पर निष्कासन हो रहा है। जल से क्या निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रही है। और यहाँ CO2 से क्या बन रहा है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बन रहा है C6H12। तो यहाँ क्या है, CO2 से क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। और जबकि हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या था भाई, अपचयन, और ये क्या था, ऑक्सीकरण। अब ये अपचयन और ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है ना, इसको अगर हम देखें तो ये कितने भागों में डिवाइड हो रही है, दो भागों में। तो पहले तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होगा, जल का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण क्रिया के अंदर क्या होता है, जल का ऑक्सीकरण के लिए फोटोलाइसिस होता है। फोटोलाइसिस का मतलब होता है प्रकाशिक अपघटन, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में जल का विघटन होना, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, नवजात ऑक्सीजन, निविलीय ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, निविलीय ऑक्सीजन, या परमाणविक ऑक्सीजन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, परमाणविक ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं। परमाणविक ऑक्सीजन क्या है, आगे चलकर ऑक्सीजन का कार्य करेगी, O2 के निर्माण में भाग लेगी। और जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, इंटरमीडिएट ऊर्जा उत्पादक बनाते, ऊर्जा प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे NADPH2। NADPH2 क्या है, निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट हाइड्रोजन, NADPH2, निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। तो ये क्या है, NADPH2 होते हैं। आगे चलकर क्या है, जब ये इनका ब्रेक डाउन होता है तो ब्रेक डाउन के कारण क्या होता है, ये ATP का निष्कासन करते हैं। और ATP क्या काम करती है, फिर आगे चलकर जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, इसके निर्माण भाग लेती है। CO2 को किस में बदलने का काम करती है, कार्बोहाइड्रेट में बदलने का कार्य करती है। तो यहाँ हम 1 by 1 इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया। अच्छा, प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में किसने बताया, हिस्ट्री में मैंने बताया था आपको कि प्रकाश संश्लेषण की जब हिस्ट्री थी चल रही थी, उसमें हमने बताया था कि भाई प्रकाशिक अभिक्रिया जो है, प्रकाशिक अभिक्रिया
प्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। हिल रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हिट। रॉबर्ट हिल ने बताया। किसने बताया था? तो इसको क्या बोलते हैं? हिल रिएक्शन। याद नहीं रखते, क्या बोलेंगे इसको? हिल रिएक्शन। और इस हिल रिएक्शन को हमने ये अब कल के जो वीडियो था, इससे पहले वाला वीडियो था, उसके अंदर हमने ये बताया था प्रकाश संश्लेषण क्रिया का क्रियास्थल। तो क्रियास्थल के अंदर हम क्या बता रहे थे आपको? क्रियास्थल के अंदर बता रहे थे हम कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पादपों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? क्लोरोप्लास्ट। पर्णहरित। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है? पर्णहरित। क्या पाया जाता है? पर्णहरित। और इसे क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। अब यहां पर जो पर्णहरित होता है, ये पर्णहरित ये क्या करता है? ऊर्जा अवशोषण का कार्य करता है। और यहां जो ये हम बात कर सकते हैं हरित लवक। क्या बोल सकते हैं? हरित लवक। इसकी संरचना के बारे में डिस्कस किया था हमने। तो हरित लवक की संरचना को, आंतरिक संरचना को दो भागों में डिवाइड किया। एक तो क्या था हमने? स्ट्रोमा, और दूसरा क्या था? ग्रेना। स्ट्रोमा जो था क्या था? मैट्रिक्स भाग। कौन सा भाग था? मैट्रिक्स भाग था। और जबकि ये क्या था? थाइलेकोइड से निर्मित। थाइलेकोइड से निर्मित। थाइलेकोइड्स क्या थे? एक तरह से सिक्के के समान, ढेरी समान संरचनाएं थी। उनमें से एक ढेरी को क्या कह रहे थे हम? ग्रेनम। और एक से अधिक संरचनाओं को क्या कह रहे थे? ग्रेना। ठीक है। तो यहां पर ये जो स्ट्रोमा में क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स। और ग्रेना में क्या पाया जाते हैं? थाइलेकोइड्स पाए जाते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया है ये हरित लवक के किस भाग में संपन्न होती है? स्ट्रोमा में होती है, ग्रेना में होती है? तो ये होती है ग्रेना में। प्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना में। ग्रेना में संपन्न होती है। कहाँ पर संपन्न होती है? ग्रेना में संपन्न होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है ग्रेना में। किस में संपन्न होती है? ग्रेना में। अब होता क्या है इसके अंदर? आगे थोड़ा सा शॉर्ट में हम बताएंगे, उसके बाद डिटेल से इसका डिस्कस करेंगे। यहाँ जो ग्रेना होता है, इस ग्रेना के अंदर जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर जो सूर्य विकिरण होती हैं, सूर्य विकिरण, सन रेडिएशंस होती हैं, जो कि हमने अभी क्या कहा था? PAR। क्या कहा था? PAR। इन PAR को क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। और अवशोषित करने के बाद में, PAR को अवशोषित करने के बाद में इसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। किस में बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा, या फिर इसे क्या कहते हैं हम? स्वांगीकरण शक्ति। क्या बोलेंगे इसको? स्वांगीकरण शक्ति। क्या बोलेंगे? स्वांगीकरण, एसिमिलाइजेशन पावर बोलेंगे। इस स्वांगीकरण जो शक्ति है, इस स्वांगीकरण शक्ति के रूप में हमारे पास आता है ATP आता है, NADPH2 आता है। ठीक, इनके रूप में बदल दिया जाता है। ये एक तरह से मध्यवर्ती ऊर्जा उत्पाद है। क्या है? मध्यवर्ती ऊर्जा उत्पाद। क्या है ये? मध्यवर्ती ऊर्जा। तो प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान हरित लवक के ग्रेना पार्ट में सूर्य की जो प्रकाशिक किरणें हैं, या सूर्य की जो रेडिएशंस हैं, सूर्य किरणें हैं, या कह सकते हैं हम PAR है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है, उनको अवशोषित किया जाता है। और अवशोषित करने के पश्चात, अवशोषित किसकी सहायता से होता है? वर्णकों की सहायता से। किसकी सहायता से होता है? वर्णकों की सहायता से क्या होता है? इनका अवशोषण होता है। और वर्णकों की सहायता से अवशोषण होने के पश्चात इस अवशोषित ऊर्जा को किस में बदला जाता है? केमिकल रिएक्शन, या स्वांगीकरण शक्ति, या ATP या NADPH2, या फिर इसे कहते हैं हम मध्यवर्ती ऊर्जा उत्पाद। इतना काम होता है। एक और बात है, हम ये भी कहते हैं कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो प्रकाश पर डिपेंडेंट होती है। अगर प्रकाश उपस्थित नहीं होगा तो प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। ठीक, तो ये प्रकाश डिपेंडेंट रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया में। थोड़ा इनके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बात कर रहे हैं, फिर डिटेल में इस पूरा चैप्टर के अंदर मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है भाई? बहुत शानदार हवा चल रही है,
कूल ब्रीज आर ब्लोइंग, और अब तो मौसम भी अच्छा है। प्रकाशिक अप्रकाशिक अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन बोलते हैं। इसके बारे में बताते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? इसके बारे में वैज्ञानिक, जैसे हिल ने प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में बताया था ना, इसी प्रकार डार्क रिएक्शन के बारे में किसने बताया भाई? किसने बताया है? ब्लैकमैन ने। डार्क मतलब ब्लैक, किसने? एफ ब्लैकमैन ने। किसने बताया इसके बारे में? एफ ब्लैकमैन ने। एफ ब्लैकमैन ये कहता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होती है वो प्रकाश की अनुपस्थिति में भी संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो प्रकाश की अनुपस्थिति में भी संपन्न होती है। और उस अभिक्रिया को क्या रूप दिया उन्होंने? अप्रकाशिक अभिक्रिया। क्या कहा उन्होंने? अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो एफ ब्लैकमैन महोदय क्या करते हैं? अप्रकाशिक या डार्क रिएक्शन के बारे में बताते हैं। और फिर आगे क्या कहते हैं वो कि इसका जो क्रिया स्थल है अप्रकाशिक अभिक्रिया का, अप्रकाशिक अभिक्रिया का जो क्रिया स्थल है वो है हरित लवक का कौन सा भाग? स्ट्रोमा। हरित लवक का स्ट्रोमा भाग। कौन सा भाग है? स्ट्रोमा भाग। इस स्ट्रोमा भाग के अंदर क्या होता है? कौन सी अभिक्रिया होती है? अप्रकाशिक अभिक्रिया। यहाँ प्रकाश की आवश्यकता नहीं, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं। अगर प्रकाश हो तो फिर क्या होगा? तो क्या अप्रकाशिक अभिक्रिया नहीं होगी? होगी। मतलब यह है कि प्रकाश हो या ना हो, प्रकाश हो या ना हो, हमेशा अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या है? पादपों के अंदर चलती रहती है। इसके लिए प्रकाश की जरूरी नहीं है, प्रकाश की आवश्यकता जरूरी नहीं है। तो यहां पर प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रकाश होगा तो यह अभिक्रिया बंद हो जाएगी, नहीं बंद होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है? यहां पर प्रकाश की आवश्यकता नहीं हो रही है इसके अंदर। ये तापमान पर निर्भर है। किस पर डिपेंडेड है? तापमान पर। तापमान पर निर्भर, टेम्परेचर डिपेंडेड है। वो किस पर डिपेंडेड थी? प्रकाश पर डिपेंडेड थी। और ये किस पर डिपेंड है? टेम्परेचर पर डिपेंडेड है। तो यहां पर क्या होता है? टेम्परेचर पर डिपेंडेड है। और स्वांगीकारी शक्ति की सहायता से, स्वांगीकारी शक्ति बोले तो NADPH2 की सहायता से, स्वांगीकारी शक्ति की सहायता से CO2 का अपचयन किसमें होता है? कार्बोहाइड्रेट में। इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? स्वांगीकारी जो शक्ति का जो निर्माण हुआ था प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान, उसकी सहायता से क्या होता है? जो CO2 होता है, CO2 इसका क्या होता है? अपचयन होता है। किसके अंदर होता है? कार्बोहाइड्रेट के अंदर होता है। ये अप्रकाशिक अभिक्रिया है। आगे चलकर हम बात करेंगे प्रकाश तंत्र के बारे में बात करेंगे। प्रकाश तंत्र की सहायता से फिर हम आगे चलकर इन प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रियाओं को डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही आज। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक प्रकाश तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।